हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट ऑफ प्रियम्पशन पे। राइट ऑफ प्रियम्पशन है क्या, इसे जानने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को देखना होगा। सपोज दो घर हैं, एक्स एंड वाई। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं और एक्स प्रॉपर्टी का ऑनर ए है एंड वाई प्रॉपर्टी का ऑनर बी है। अब एक स्टोरी शुरू होता है। यदि बी अपना प्रॉपर्टी क्यू को बेचना चाह रहा है, यानी किसी थर्ड पर्सन को बेचना चाह रहा है, तो कुछ सर्कमस्टांस में ए जो है वो बी के प्रॉपर्टी को स्ट्रेंजर के हाथों बेचने से रोक सकता है, यानी स्ट्रेंजर के स्थान पर प्रतिस्थापन का दावा कर सकता है। बट ए जो प्रतिस्थापन का दावा कर रहा है वो बी के प्रॉपर्टी को उसी शर्त पर खरीदने का अधिकार होगा जिस पर इसे क्यू को बेचा था। बी जिस पर जितने पैसे में, यानी जितने पैसे में बेचना चाह रहा था क्यू को, उतने ही में ये भी ए उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। तो यहाँ जो ए के द्वारा प्राप्त इस राइट, ये जो राइट है उसे हम बोलेंगे राइट ऑफ प्रियम्पशन। ओके, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जान लेते हैं। The law of preemption is based upon the text of Islamic law, and while there seems to be foreign element in it, it is a well-established doctrine in India. Okay? यहाँ कह रहा है कि प्रियम्पशन का कानून इस्लामी कानून के ग्रंथों पर आधारित है, जबकि इसमें विदेशी तत्व प्रतीत होते हैं। यह भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है। ओके, It was adopted by Islam to prevent the introduction of a stranger among co-sharers and neighbors, likely to cause both inconvenience and vexation. Okay? यहाँ कह रहा है कि co-sharer अर्थात सह साझेदार एंड नेबर्स के बीच एक स्ट्रेंजर के परिचय को रोकने के लिए इस्लाम द्वारा इसे अपनाया गया था, जिससे असुविधा और परेशानी दोनों ही हो सकती है। ओके, अब है द मेन रूल of right of preemption in India were described in Bhushan Singh versus Khazana Singh AR 1958 SC 838। यहाँ कह रहा है कि भारत में प्रियम्पशन के अधिकार का मेन रूल एक केस के माध्यम से वर्णित किया गया है और वो केस है भीषण सिंह बनाम खजाना सिंह। तो वो मेन रूल क्या सब है देखते हैं वन बाय वन। मेन रूल है The right of preemption is not a right to the thing sold, but a right to the offer of a thing about to be sold. So this right is also called the primary or inherent right. Okay? यहाँ कह रहा है कि प्रियम्पशन का अधिकार बेची गई वस्तु का अधिकार नहीं है, बल्कि बेची जाने वाली वस्तु की पेशकश का अधिकार है। जो ऑलरेडी बिक चुका है प्रॉपर्टी, उसका नहीं है प्रियम्पशन, जो बेची जाने वाली है उसका है, उसकी पेशकश का अधिकार है प्रियम्पशन। तभी तो हम रोक सकते हैं। जो जैसे ए जो था, इसीलिए ना ए रोका उसी दाम पे जितना पैसे में वो क्यू को बेचना चाह रहा था, पहले जो एग्जांपल देखे उसमें, तो उतने में ही ये भी परचेज करेगा, तो यहाँ पे रोक रहा था। तो बेचा तो नहीं गया था प्रॉपर्टी, बाद में बेचा जाने वाला था, इसीलिए यहाँ बोला गया कि प्रियम्पशन का अधिकार बेची गई वस्तु का अधिकार नहीं है, बल्कि बेची जाने वाली वस्तु की पेशकश का अधिकार है। ओके, और भी कुछ टर्म्स हैं। द प्रियम्प्टर हैज अ सेकेंडरी राइट एंड ए रेमेडियल राइट टू फॉलो द थिंग सोल्ड। इसलिए इस अधिकार को प्राथमिक या इनहेरिट राइट भी कहते हैं। इट इज अ राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन बट नॉट ऑफ रीपर्चेज। प्रियम्प्टर के पास हाँ, एक चीज और कह रहे हैं यहाँ पे, यह जो प्रतिस्थापन का अधिकार है लेकिन रीपर्चेज का नहीं है। यहाँ प्रतिस्थापन हो सकता है लेकिन रीपर्चेज नहीं होगा इस सिचुएशन में। एक और छूट गया, द प्रियम्प्टर हैज अ सेकेंडरी राइट और अ रिमेडियल राइट टू फॉलो द थिंग सोल्ड। यहाँ पे एक चीज और बता रहा है कि प्रियम्प्टर के पास बेची गई चीज का पालन करने का सेकेंडरी राइट या उपचारात्मक अधिकार होता है। ओके, अब है इट इज द राइट ऑफ it is a right of acquire the whole of the property sold and not a share of the property sold। यहाँ ये कह रहा है कि यह बेची गई पूरी संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार है, ना कि बेची गई संपत्ति के हिस्से का। वही जो पहले बात की है हम लोग। अब है इसेंस ऑफ दिस राइट। प्रियम्पशन का जो राइट है इसका एसेंशियल पार्ट्स क्या है, इसका एसेंशियल क्या है।
महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये है कि द प्लेंटिफ मस्ट हैव अ सुपीरियर राइट टू दैट ऑफ द वेंडी और द पर्सन सब्स्टिट्यूटेड इन हिज प्लेस। ओके, यहाँ कह रहा है कि प्लेंटिफ के पास विक्रेता या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यक्ति से सुपीरियर राइट होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है इसी में, however this right is a however this right being a very weak right, it can be defeated by all legitimate methods such as the vendee allowing the claimant of superior or equal right being substituted in his place। यहाँ कह रहा है कि यह राइट एक बहुत ही कमजोर अधिकार होने के कारण इसे सभी वैध तरीकों से पराजित किया जा सकता है, जैसे कि विक्रेता अपने, जैसे ले लेते हैं विक्रेता अपने स्थान पर श्रेष्ठ या समान अधिकार के दावेदार को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देता है। ओके, अब है रिक्विसाइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, अर्थात प्रीएम्पशन की आवश्यकताएं क्या सब है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होना क्या सब चाहिए। फर्स्ट है द प्रीएम्प्टर मस्ट बी द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ प्रीएम्प्टर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट नॉट बी ऑफ हिज ओन, जो प्रॉपर्टी बिक्री का विषय है वह स्वयं का नहीं होना चाहिए। अब दूसरा है देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीइम्प्टर एंड वेंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड, संपत्ति के संबंध में प्रीएम्प्टर और विक्रेता के बीच कुछ रिलेशनशिप्स होना चाहिए। ओके, अब है दिस राइट ऑफ प्रीएम्पशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अनलेस द प्रीएम्प्टर ऑन हियरिंग द ट्रांसफर मेक्स द डिमांड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। प्रीएम्पशन का अधिकार तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रीएम्प्टर खुद ऐसे आदेश का मांग ना करे, यानी जब वो स्थानांतरण करना चाह रहा है उस टाइम का। तो क्या क्या है, इमीडिएट डिमांड यानी तत्काल मांग होना चाहिए। दूसरा है डिमांड विथ इनोवेशन यानी नवाचार के साथ मांग होना चाहिए। तीसरा है डिमांड ऑफ पजेशन अर्थात कब्जे की मांग होना चाहिए। ओके, तो ये था प्रीएम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन पे टोटल बात मैं बता दी हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।